पाए। ट्राई सिटी में बताया जाता है और देखा जाता है कि नशे की होम डिलीवरियां तक हो रही हैं। जो बच्चे, जो नौजवान अपने घरों से निकले थे कि हम चंडीगढ़ जाके कोई ना कोई काम करेंगे, रैपिडो चला लेंगे, आज वो रैपिडो चला के कहीं ना कहीं ट्राई सिटी में नशे की होम डिलीवरी कर रहे हैं। जैसे दुकानों पे टॉफ़ी मिलती है वैसे नशा बिक रहा है चंडीगढ़ में। पुलिस चाहे तो मंदिर के बाहर से चप्पल चोरी नहीं हो सकती। चिट्टा या नशे की गोलियां बेचना तो बहुत बड़ी बात है। आम लोगों को पता है, क्या लगता है कि आपको उस एरिया के पुलिस वालों को नहीं पता होगा कि वहाँ नशा बिक रहा है? अगर पता है तो नशा बंद क्यों नहीं हो रहा? ज़्यादातर तो देखा जाएगा तो आपको आउटर एरिया में ज़्यादा नशे का थोड़ा सा प्रकोप ज़्यादा है, शहर के अंदर थोड़ा कम है। गर्ल्स पीजीज की बात कर ले तो कुछ पीजीज ऐसे भी हैं जो लड़कियों को गलत राह पे चलाते हैं, प्रोस्टिट्यूशन की तरफ लेके जाने में इंस्पायर करते हैं कि लड़कियां गलत काम करने के लिए तैयार हो जाती हैं जब उनको नशा नहीं मिलता। तो सोचा था कि कभी चंडीगढ़ के मेयर बनोगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। बड़े गरीब से घर से तो मम्मी घरों में काम करने जाती थी और मम्मी घरों में काम करते थे, पापा जी सरकारी जॉब में थे, तो फिर भी पूरा नहीं हो पाता था क्योंकि हम 6 बहन भाई थे। 15 में भाई की डेथ हुई है एज अ ब्रेन टीवी से, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा नासूर है डंपिंग ग्राउंड। हमें पता भी नहीं लगता धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर कौन कौन सी बीमारियां पनप गई हैं। फादर साहब की भी डेथ मेरी जो हुई है वो भी अस्थमा के अटैक से हुई है। ब्रदर की डेथ, आपके फादर की डेथ डंपिंग ग्राउंड की वजह से हुई है, और आप डंपिंग ग्राउंड के लिए क्या करेंगे? रोड मैप तो सब तैयार किया हुआ है, बस गवर्नर साहब सुनना चाहें तब तो कुछ करें। टैक्स पे टैक्स लगा के थोड़ा सा चंडीगढ़ इतना महंगा कर दिया गया, पिछले 8-10 सालों में वहाँ सर्वाइव करना बहुत औखा हो चुका है। टैक्स पे टैक्स भी बढ़ाए गए, महंगाई भी बढ़ाई गई, और कॉरपोरेशन इतने कर्जे में क्यों है? और जब मैं एमसी में इलेक्शन लड़के मैं पहुंचा था और मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि डंपिंग ग्राउंड डड्डूमारे में नहीं होना चाहिए। और मैंने तो ये भी खबरें सुनी है कि जो भी डड्डू माजरे में रहता है तो उनकी तो शादी भी नहीं होती, उनको रिश्ता भी नहीं मिलता। रिश्ते तो छोड़िए, हमारा मतलब जो हमारे जो खुद के रिश्तेदार जो गांव से आते हैं वो ये कहते हैं तुम कहाँ के चंडीगढ़ में रह रहे हो, इतनी गंदगी तो हमारे वहाँ पर नहीं है गाँव के अंदर। चंडीगढ़ में अब मोनो रेल आएगी या फिर मेट्रो आएगी, कब तक? ये प्रोजेक्ट के बारे में भी कुछ ना कुछ डिस्कस हो रहा है। सत श्री अकाल, माई पंजाबी टीवी ਤੁਸੀਂ देख रहे हो ਤੇ मैं हाँ जय वर्मा। ਅੱਜ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਮਰਦਾ ਮਦਦ ਏ ਖੁਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਖਾਸ ਗੱਲਬਾत कर लेने हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी सर। सर, मैं आपके बारे में जान रहा था और हम भी बात कर रहे थे जी। आपका सफ़र एक सफाई कर्मचारी से शुरू हुआ, उसके बाद आप टेंट का काम भी करते थे जी। जल्दी आपकी शादी भी हो जाती है 2007 में। कैसी रही ज़िंदगी अभी तक? कैसा रहा एक्सपीरियंस? राजनीति में कैसे आना हुआ और स्टार्टिंग से लेके अब तक ज़िंदगी कैसे रही है? बिल्कुल जय वर्मा जी। हाँ जी। अगर मैं आपको बताऊं तो करीबन मेरी 2007 में मेरी शादी हुई और लाइफ में बड़ा स्ट्रगल सा था, तो उस टाइम थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल था, तो मैं रिकवरी के काम में जॉब करता था आईसीआईसी बैंक की। उसके बाद मैं थोड़ा सा पैसा इकट्ठा किया, फिर मैं 2008 जून में मैंने टेंट हाउस का काम स्टार्ट किया, छोटा सा टेंट हाउस डाला। उससे काम करते करते काफ़ी बड़ा टेंट भी कर लिया था, परंतु 2014 में मेरा तो और कुछ ठीक नहीं रहा और मेरा टेंट में बड़ा लॉस हुआ और काम वगैरह नहीं हुए, इतने बुक जो थे, तो लॉस होने के कारण मुझे फिर लास्ट में लगा कि मुझे परिवार का पालन पोषण करने के लिए एज अ सफाई कर्मचारी नगर निगम के अधीन मुझे वो भी करना पड़ा। तो मैंने उससे भी गुरेज नहीं किया, मैंने सफाई का काम भी किया। मेरी सेक्टर 44 ड्यूटी थी,
मार्केट में, सेक्टर 8 में। तो मार्केट में झाड़ू लगाते थे? जी बिल्कुल। सेक्टर 44 में? जी, कौन से सन की बात है? ये हमारी 2014 15 की बात है। 14 में मेरा लॉस ज़्यादा हो गया था, तो 15 में मैंने ज्वाइन कर लिया था। और 15 में ज्वाइनिंग के बाद सेक्टर 44 में था। फिर 15 के बाद 15 और 16 वहाँ रहा। 17 में मैं 2017 में फिर इधर आ गया था 8 सेक्टर में। और ऐसी जर्नी चलती रही, तो 2019 में फिर दोबारा से मैंने कोशिश की और टेंट हाउस डाला। फिर मैंने वहाँ की नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने के बाद दोबारा मैंने अपना टेंट हाउस का काम थोड़ा सा बढ़ाया। तो एज अ सफाई कर्मचारी कितने साल काम किया आपने? करीबन 5-6 साल। 5-6 साल। जी। उस दौरान काफ़ी मतलब ठीक था कि परिवार की जो जिम्मेवारी मेरे पे आई थी, तो वो मुझे करनी बहुत ज़रूरी थी। और पालन पोषण के लिए अगर मुझे सफाई का काम भी करना पड़ा, काम कोई भी गलत नहीं है, लेकिन मेहनत का हो और परिवार को उसकी दुआ मिलनी चाहिए। तो उसके बाद 2019 में फिर टेंट का काम किया जी, आपने? 2019 में फिर दोबारा टेंट का काम किया। और टेंट से फिर हम अभी तक टेंट का ही काम चल रहा है मेरा साइड में। तो जैसे कि फिर आपने पूछ रहे थे कि जैसे आप इंस्पायर हुए मतलब राजनीति में आने के लिए, 2019 में ही हमारी एक भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा जो हर साल निकलती है, उसका आयोजन हो रहा था। तो उस पे प्रशासन की तरफ से 68 लाख का जुर्माना लगा दिया गया। जब वो जुर्माना लगा तो बड़ा दुख हुआ, क्योंकि उस कमेटी का वाइस चेयरमैन मैं भी था। तो उसके लिए हमने कई प्रयास कर रहे थे कि भी हमने इसे हटवाना है, प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन हुआ नहीं। तो 2019 में फिर, जब वैसे तो पॉलिटिकली जुड़ा ही हुआ था छाबड़ा जी से पहले ही मैं कांग्रेस में भी फिर उनसे साथ चल रहा था उनके, छाबड़ा जी के। तो उसके बाद छाबड़ा जी ने 2021 में पार्टी आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। तो उनके साथ मैंने भी पार्टी ज्वाइन करी। और उनके साथ ही फिर उन्होंने मुझे वहाँ से टिकट भी दिलवाई। और मैंने उन्हें बताया कि जो मैं आहत हुआ हूँ 2019 में, तो मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरी सपोर्ट भी की, मुझे टिकट भी दिलाई और मुझे जीतने के लिए इंस्पायर भी किया, और मेरी हर तरह से उन्होंने मदद की। इंस्पिरेशन छाबड़ा जी रहे हैं क्या? और भी कुछ लोग हैं राजनीति में? और रोल मॉडल किसको मानते हैं राजनीति में? मेरा रोल मॉडल तो वैसे देखा जाए तो पहले जो मुझे राजनीति के लिए अंदर लेके आए वो छाबड़ा जी थे। और उसके बाद अब जो मैं देख रहा हूँ कि हमारे केजरीवाल जी मेरा रोल मॉडल है, कि वो जिस तरह से देश की सेवा करना चाहते हैं और हम उसी के अनुसार अपने देश में काम करना चाहते हैं। कि आज मुझे इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ उनकी उनकी तरफ से, चंडीगढ़ में एज सफाई कर्मचारी जिसने काम किया हो, और आज उन्होंने सर्वोच्च पद पे मुझे बिठा दिया। तो मैं उनसे तो बड़ा इंस्पायर हूँ। और उनकी जो नीतियाँ हैं काम करने की, फ्री बिजली, फ्री पानी, और भी बेहतर सुविधाएं जो दे सकते हैं हम, हॉस्पिटल्स की, पार्किंग की, और फरिश्ता योजना चलाई हुई है जो आजकल। और जो एक अफसरशाही के विरुद्ध, मतलब अफसर क्या कहते हैं जी, हमारे ऑफिस में भी लगा लीजिए कि चक्कर बड़े कटवाते हैं, वो नहीं होने चाहिए। एक आम इंसान बंदा अपने काम के लिए आता है, अपने पूरी दिन की दिहाड़ी छोड़ के आता है, और उसके साथ बस चक्कर पे चक्कर, आज इस टेबल पे कल उस टेबल पे। तो ये ख़त्म करने के लिए जो केजरीवाल जी की नीतियाँ हैं, मैं उनसे बड़ा इंस्पायर हूँ। जब सफाई कर्मचारी थे और टेंट के काम में लॉस हुआ, मैं समझ सकता हूँ कि उस हिसाब से उस टाइम क्या हालात रहे होंगे। जी। उस टाइम सोचा था कि कभी चंडीगढ़ के मेयर बनोगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस टाइम तो दूर दूर तक ख्याल नहीं था, क्योंकि परिवार की जिम्मेवारियाँ थी। मेरे दोनों बच्चे हो चुके थे उस टाइम, मेरा बेटा और बेटी दोनों ही हो चुके थे। 2007 में बेटा हुआ था, 2008 में बेटी हो चुकी थी। तो उस टाइम तो दूर दूर तक ख्याल नहीं था, सिर्फ इतना था कि मुझे अपने परिवार का पालन पोषण बेहतर तरीके से करना है। तो जब बिजनेस में लॉस हुआ तो उस टाइम क्या सोच रहे थे आपके, आखिर ज़िंदगी में अब करना क्या है? नहीं, मैं ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानता, या तो मैं जीतता हूँ या कुछ सीखता हूँ। तो उस टाइम भी मुझे ये था कि मुझे कुछ करना है, अपने फ़िलहाल तो अपने परिवार को सेटल करना है। धीरे धीरे मैं जब सफाई का काम करता था, जब उसके बाद मैंने गाय भी रखी। गाय का भी हमने दूध वगैरह का बेचा, और सब मतलब जो अपने परिवार के लिए बंदा कर सकता है वो मैंने सब किया। मतलब मेहनत मेहनत starting करने से कोई डर नहीं है। तो परिवार में कौन कौन है आपके? फादर मदर क्या करते थे? और चंडीगढ़ में कब आना हुआ आपका?
फादर साहब मेरे मेरे जहाँ तक मुझे याद है 54 में जो मुझे फादर साहब बताते थे वो आ चुके थे। फादर साहब एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे और वो पहले वहाँ पर एज अ पीएन भर्ती हुए थे एज अ सिविल सेक्रेटरी। उन्होंने पढ़ाई करके अपनी मेहनत से फिर वो सीनियर असिस्टेंट तक उन्होंने हासिल की अपनी पोस्ट, और 2004 में फिर वो रिटायर हुए। मम्मी जी मेरी, आप ये मान लीजिए उस टाइम बड़े गरीब से घर से थे, तो मम्मी घरों में काम करने जाती थी और मम्मी घरों में काम करते थे, पापा जी सरकारी जॉब में थे, तो फिर भी पूरा नहीं हो पाता था क्योंकि उस टाइम के खर्चे और सिस्टम वाइज मतलब लगा लीजिए खर्चे पूरे नहीं होते थे, क्योंकि हम 6 बहन भाई थे। 6 बहन भाई। 3 भाई और 3 बहनें थी, तो अच्छा। परिवार बड़ा था। उसके बाद हमारी 3 बुआ भी थी और 2 बुआ की तो शादी जो है पिताजी ने ही करवाई थी। तो पिताजी सबसे बड़े थे मतलब परिवार के अंदर, तो उनके ऊपर जिम्मेवारियाँ काफ़ी थी। उस एक नौकरी से ही पूरा मतलब गांव का भी खर्चा उन्होंने उठाना और इधर का भी खर्चा अपने परिवार का भी उठाना, तो बड़ा स्ट्रगलफुल लाइफ रही वहाँ पर। और उसके बाद वो लगा लीजिए कि मेरी 2000 हाँ 2000 सन में माताजी की डेथ हुई और पिताजी की मेरी जस्ट इलेक्शनों से पहले 2021 में 6 नवंबर को फादर साहब की डेथ हुई मेरी। और उस टाइम मेरा मन बदल गया था कि मैं नहीं अब इलेक्शन लड़ सकता। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर असहाय समझ रहा था, लेकिन परिवार ने हौसला दिया। उन्होंने कहा नहीं, अगर आपको एक मौका मिला तो लड़ना चाहिए। तो परिवार ने साथ दिया, तो वहाँ से फिर इलेक्शन लड़ा और यहाँ तक मुकाम हासिल करने में बड़ा ही आज मेरे लिए तो सपने से कम नहीं है जो मैं आज यहाँ बैठा हूँ। आपके ब्रदर के बारे में भी मैंने सुना, आपके ब्रदर भी अब इस दुनिया में नहीं है। जी तो आपके ब्रदर उस समय भी वहाँ पर जहाँ पर आज राम मंदिर है अयोध्या में, उस टाइम भी वहाँ पर थे। सन बहुत 92 पुरानी में। बात है, शायद 92 में। जी बिल्कुल। जो मेरे बड़े भाई साहब थे वो संघी थे और आरएसएस के वो सदस्य रहे हैं और बजरंग दल में भी उन्होंने सक्रिय निभाई अपनी भूमिका। काफ़ी अच्छे कार्यकर्ता थे। मैं बहुत छोटा सा था, हमारे घर सभी ये बीजेपी के लोग आते थे। हमारे घर पे 3-4 गायें रखी हुई थी, रोज़ दूध पीते थे। जब शाखा लगने के बाद हमारे घर पे बैठते थे। तो 92 में जब भाई वहाँ पर गया, जब बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लिए, हम बहुत छोटे थे उस टाइम, तो उन्होंने सबसे ऊपर जो चोटी पे जो घन लेके खड़े थे वो मेरे भाई साहब ही थे, मेरे बड़े भाई थे और बहुत एक्टिव थे वो। तो हमारा राजनीति से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था, बस ये था कि वो हम सारे मतलब भाई कहता था ये जो शाखा लगती है इसमें अच्छी बातें सिखाई जाती हैं, आप लोग सभी इसमें ज्वाइन कीजिए। मैंने भी शाखा लगाई है, ऐसी बात नहीं है। और हम सभी मतलब संघ परिवार ही कहलाते थे हम उस टाइम, सारे भी हम संघी परिवार हैं। ये तो धीरे धीरे जैसे आप समझ सकते हैं कि अब राजनीति से कोई लेना देना नहीं था और भाई साहब रहे नहीं, तो मैं भी राजनीति में नहीं आना चाहता था। बस किसी कारणवश, मैं आपको बताया ना 8 लाख का जो नोटिस हुआ, उस कारण मुझे थोड़ा सा राजनीति में सक्रिय होना पड़ा। तो आपके ब्रदर कब इस दुनिया को अलविदा कहते हैं? मेरे ब्रदर जो हैं लास्ट ये लगा लीजिए 2015 में भाई की डेथ हुई है एज अ ब्रेन टीवी से। क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा नासूर है डंपिंग ग्राउंड। हमें पता भी नहीं लगता धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर कौन कौन सी बीमारियां पनप गई हैं। और फादर साहब की भी डेथ मेरी जो हुई है वो भी अस्थमा के अटैक से हुई है। वो भी एक चंडीगढ़ का नासूर कहा जाता है उसको। जी बिल्कुल। तो आपके ब्रदर और आपके फादर की बलि कह सकता हूँ कि उस डंपिंग ग्राउंड ने ली है। नहीं नहीं, उनकी छोड़िए, मेरे तो मेरे ख्याल से मोहल्ले जो हमारा मोहल्ला था आसपास का, करीबन 100 से ऊपर मौतें हो चुकी हैं सारी हम डंपिंग ग्राउंड की, हम तंज से झेल रहे हैं। और जब मैं एमसी में इलेक्शन लड़के मैं पहुंचा था और मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि डंपिंग ग्राउंड डड्डूमारे में नहीं होना चाहिए। चंडीगढ़ के मतलब शासित इलाके में कहीं पर भी इतनी गंदगी का ढेर नहीं होना चाहिए। जहां हम लोग रहते हैं, जो लोग हम मतलब अपने घर में भी हम रसोई का 2 दिन से ऊपर कूड़ा नहीं रख सकते, कहाँ हम पूरे शहर का कूड़ा अपने घर में गिरवा रहे हैं। हम कैसे जी रहे होंगे, किस स्मेल से रह रहे होंगे। ये लगा लीजिए, कोई कहता है कि जीने और मरने के बाद स्वर्ग नरक देखा था, हम तो जीते जी नरक देख रहे हैं। तो कैंसर के कैंप्स की पहले भी बात होती थी, हालांकि आपने भी बीते दिन में लगवाया है। जी। तो अगर हम मोटी मोटी बात करते हैं कि अगर 100 बंदों का टेस्ट हुआ है उसमें
तो कितने बंदों को कैंसर निकल रहा है और उसमें कितने जेंट्स और कितनी लेडीज हैं? जो अभी मैं लेटेस्ट अभी जो हमारा कैंसर हॉस्पिटल न्यू चंडीगढ़ में बन रहा है उनका कैंप लगवाया। मेरे पास डिस्पेंसरी के डॉक्टरों ने कहा भी हमने कैंप लगवाना है, मगर जरूर लगवाना चाहिए। तो आज मेरे पास जो डॉक्टर साहब आए तो उन्होंने बताया कि 100 में से 10 लोगों को कैंसर पेशेंट निकल रहे हैं। ओनली वो अभी तो वो कैंसर का चेकअप कर रहे हैं, उसमें और कितनी बीमारियां हैं वो नहीं चेक कर रहे अभी। अभी तो अगर आप देखोगे अस्थमा के मरीज, चर्म रोग, गायनी प्रॉब्लम है, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम है जो हमें दिखती भी नहीं और हमारे अंदर पनप नहीं है। अस्थमा भी हो रहा है, कैंसर भी हो रहा है और गायनी के रोग भी हो रहे जी हैं। बिल्कुल। उसमें कौन कौन से लेडीज़ को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कह रहे कि लेडीज़ के लिए काफ़ी औखा हो जाता है? बिल्कुल मैं आपको खुल के बताऊं तो बस पीजीआई की अगर आप रिपोर्ट कार्ड देखेंगे तो वहाँ पर जो हमारा गायनी में प्रॉब्लम होती है तो बच्चे जो पैदा हो रहे हैं ना उनमें भी कुछ ना कुछ मतलब अब डिफरेंस आने स्टार्ट हो गए हैं। मैं खुल के क्या बोलूँ, मन बुद्धि टाइप बच्चों में थोड़ा सा होना स्टार्ट हो गया है। मतलब कि ये सारा असर उनके दिमाग में पड़ रहा है। जी बिल्कुल। अब देखिए ना, अब हमेशा कहा जाता है एक जब लेडी प्रेग्नेंट होती है अच्छा खाना खाइए, सैर कीजिए, अच्छा साफ वातावरण में रहिए। हम खाना तो चलो खा लेते हैं लेकिन साफ वातावरण कहाँ से लाए? टड्डू मरा छोड़ के जा नहीं सकते। अब वो वातावरण में ही जब जहर घुला हुआ है तो कहाँ से हम जी पाएंगे और कहाँ से वो बच्चा विकसित हो पाएगा सही ढंग से? तो उस बच्चे का विकास कार्य भी रुक रहा है, दिमाग से, पैरों हाथों से कई बार। और मैंने तो ये भी खबरें सुनी है कि जो भी डड्डू माजरे में रहता है तो उनकी तो शादी भी नहीं होती, उनको रिश्ता भी बिल्कुल नहीं मिलता। बिल्कुल। जय जी, अगर आप कभी आएंगे मेरे पास, मेरा जस्ट घर 10 कदमों की दूरी पे है डंपिंग ग्राउंड से। आप वहाँ खड़े होने से पहले 10 बार सोचेंगे यार कैसे ये जीवन व्यतीत कर रहे हैं। रिश्ते तो छोड़िए, हमारा मतलब जो हमारे जो खुद के रिश्तेदार जो गांव से आते हैं वो ये कहते हैं यार तुम कहाँ के चंडीगढ़ में रह रहे हो, इतनी गंदगी तो हमारे वहाँ पर नहीं है गाँव के अंदर, तुम तो इससे अच्छा दोबारा गाँव में ही आ जाइए। तो मतलब हम नाम के लिए शहर में रह रहे हैं लेकिन शहर वाली हमारे पास कोई वो नहीं है। हमेशा इलेक्शंस में देखा जाता है, चाहे कॉरपोरेशन के इलेक्शंस हों या फिर एमपी के इलेक्शंस हों, और उसमें साफ तौर पे डड्डू माजरा वाले बोलते हैं हम तो इलेक्शंस का बायकॉट करेंगे। जी हमेशा उनसे वादे किए जाते हैं डंपिंग ग्राउंड को लेकर, जी पर अभी तक डंपिंग ग्राउंड जहाँ पर था वहीं पर ही है। जी। अब आप क्या कर रहे हैं? आप डड्डू माजरे से उठे हैं और ग्राउंड लेवल पे हर एक चीज़ देख रहे हैं, और आपके ब्रदर की डेथ, आपके फादर की डेथ डंपिंग जी ग्राउंड की वजह से हुई है, और आप डंपिंग ग्राउंड के लिए क्या करेंगे अब? बिल्कुल, आपने जय जी बहुत अच्छा सवाल किया। अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि जब डंपिंग ग्राउंड का मुद्दा आया, जब मैं 2021 में चुन के आया, सबसे पहले मैंने ही आवाज़ उठानी स्टार्ट की कि वहाँ से वो शिफ्ट होना चाहिए। ये कहते कहते हमारा एक टेंडर लगा, मैडम हमारी अंदिता मित्रा जी ने कहा जी हम एक टेंडर लगा रहे हैं जिससे से ये कूड़ा जो है रिमूव हो जाएगा। 67 करोड़ कुछ का वो टेंडर था। हमने कहा ठीक है, लगाई दी। फिर उन्होंने कहा जी हम एक प्लांट लगाना चाहते हैं एज ए टेम्परेरी बेस, जिससे हमारा गिल्ला कचरा प्रोसेस हो जाएगा खाद के रूप में और आपको लोगों को स्मेल भी नहीं आएगी और आप लोगों के वहाँ पर साफ वातावरण रहेगा। मैंने कहा जी बिल्कुल लगाना चाहिए। वो लगाया, लेकिन जब उसके साइड इफ़ेक्ट आए उन्होंने तो हमारी ज़िंदगी दुर्भर कर दी, क्योंकि वो प्लांट भी मेरे घर के बिल्कुल पास लगा, उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा है। अब ये लगा लीजिए अगर एक कूड़े को हम एक महीने तक रखें, 28 दिन के बाद खाद बनती है और उसे अल्टी पल्टी करते रहेंगे, उसमें कीड़े भी चलेंगे, सब कुछ होगा, तब उसकी जगह खाद बनेगी। तो उसमें स्मेल कितनी होगी, वो सारी स्मेल हमें बर्दाश्त करनी पड़ रही। पर ये भी बात है मेयर साहब के कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि वहाँ से डंपिंग ग्राउंड ना आ जाए। कुछ लोग हैं चंडीगढ़ के, कुछ लोग उसमें नहीं, डड्डू माजरा के भी हैं कि डंपिंग ग्राउंड ना जाएं, और कह रहे कि उनको ना जाने से काफ़ी फ़ायदा हुआ, या फिर डंपिंग ग्राउंड को लेकर काफ़ी पार्टियों ने, काफ़ी लीडरों ने अपनी जेबें भरी हैं। बिल्कुल मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ लीडरों के लिए तो वो सोने की खान है, जिससे वो इनकम ऑफ सोर्स बनाया हुआ। लेकिन अगर मैं बात करूं कुछ लोगों की, तो पहले वो लोग वहाँ पर काम करते थे, लेकिन अब एमसी ने उन्हें एमआरएफ के अंदर काम दे दिया।
तो वो लोग अब नहीं चाहते कि यहाँ डंपिंग ग्राउंड रहना चाहिए। अब वो एमआरएफ में जॉब लग चुके हैं, डीसी रेट मिल रहा है, घर का पालन पोषण बढ़िया तरीके से हो रहा है। तो वो अब वो कोई भी नहीं कह रहा कि वहाँ पर होना चाहिए डंपिंग ग्राउंड। और इनटू मैं तो इसके लिए प्रयास कर रहा हूँ, मेरी तिवारी सर से बात हुई है और अपनी पार्टी में बात हुई है, अगर हमें पंजाब सरकार से थोड़ी सी मदद मिले और हमें कोई आउट ऑफ एरिया ऐसा मिल जाए जहाँ पर आबादी ना हो और हम ऐसा कोई प्लांट लगा सकें जिसमें मोहाली का और चंडीगढ़ का इकट्ठा कूड़ा प्रोसेस हो सके, कोई बड़ा प्लांट ऐसे लगा लें जो शहर से दूर हो, शहर से दूर हो, पब्लिक से दूर हो, और वहाँ पर हम वो प्लांट लगा के इस कूड़े का निस्तारण कर सकें। तो ये अभी मेरी बात चल रही है, तिवारी जी से भी चल रही थी और अपनी पार्टी में भी चल रही है, और इसके लिए मैं जल्द कुछ ना कुछ मतलब स्टेप लूँगा। तो क्योंकि हर चीज़ में हमारे तो गवर्नर साहब बीच में आ जाते हैं। जब मैंने हाउस में 2 बार एजेंडा रिजेक्ट कराया कि हमारे वहाँ प्लांट नहीं लगना चाहिए, जय जी सोच के देखिए, आपको बता रहे हैं कि आपके घर के पास सीएनजी का प्लांट लगने जा रहा है बहुत बड़ा, और हम सीएनजी बनाएंगे और लोगों को बेचेंगे, और वो गिल्ले कूड़े की स्मेल कौन बर्दाश्त करेगा? डड्डू मेरा, उसे कोई बेनिफिट नहीं है। इन बिटवीन कभी ना करे, भगवान ना करे, कभी कोई हादसा हो जाए, गैस है, ज्वलनशील मुद्दा है, और कभी कोई हादसा हो गया तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? हालांकि हर साल देखने को मिलता है कि 2 बड़े डड्डू माजरे के जो डंपिंग ग्राउंड में आग लगी जाती है और आधे से ज़्यादा चंडीगढ़ में स्मोक हो जाता है। बिल्कुल। अब वो कहते हैं जी इसमें कभी ऐसा नहीं होगा, कौन गारंटी ले रहा है? अगर वो गैस जब डंपिंग ग्राउंड में आग लग सकती है, तो अगर उस प्लांट में कभी मिस हैपनिंग होगी और करीबन करीबन 50,000 लोग उसके आसपास रहते हैं, तो सबको मार देगा। तो आबादी एरिया में पता नहीं किस तरह से परमिशन मिल रही है, कैसे मिल रही है, मुझे तो खुद नहीं समझ में आ रहा कि इतना बड़ा प्लांट लगाने की परमिशन कैसे दे सकता है एनजीटी। मनीष तिवारी क्या बोलते हैं इसके बारे में? और मनीष तिवारी को भी, हालांकि जो भी लीडर्स हैं इलेक्शन लड़ने से पहले एक बड़ी डंपिंग ग्राउंड जरूर जाते हैं। जी। मनीष तिवारी का क्या इसमें सोचना है और किस तरीके से आप बात करेंगे मनीष तिवारी जी से, और वो पंजाब सरकार से फिर बात करेंगे? कुछ रोड मैप आपने भी बनाया है कि इस तरह से हम आसपास जगह या फिर फलानी जगह या फिर चंडीगढ़ से 10-20 किलोमीटर, आपने भी कोई जगह देखी होगी, कुछ स्टडी किया होगा अभी तक? जी बिल्कुल, रोड मैप तो सब तैयार किया हुआ है, बस गवर्नर साहब सुनना चाहें तब तो कुछ करें। क्योंकि हमारे तो प्रशासक मतलब हेड ऑफ द चंडीगढ़ हमारे गवर्नर साहब, हमारे जो पंजाब के गवर्नर साहब और हमारे प्रशासक, वो सुनना ही नहीं चाहते। हमारे पास तो हर तरह का प्लान है। अब अगर आप इधर लगाएं कि हमारे पास, अगर मैं जो सर्वेक्षण किया है कि अगर हम नवेगांव से ऊपर जाएं, हमारे पास ऐसी भूमियां हैं जहां कुछ हम कर नहीं पा रहे और आबादी एरिया भी नहीं है, वहाँ हम ऐसा प्लांट लगा सकते हैं जहाँ पर आबादी नहीं है और आने वाले 50 सालों में भी आबादी नहीं होनी है वहाँ पर। तो हम ऐसी जगह प्लांट लगाएं ना, जमीन भी बंजर है, तो ऐसी जगह प्लांट लगाएं जिससे कि हमारा भी कूड़ा प्रोसेस हो जाए और मोहाली का कूड़ा भी प्रोसेस हो जाए। उससे क्या होगा कि एक तो शहर के बाहर और उसकी स्मेल भी आसपास लोगों को किसी को नहीं मिलेगी। दूसरा, कल को कोई इन बिटवीन भगवान न करे कोई मिस हैपनिंग भी होगी तो किसी जान मान का नुकसान ना होगा। तो ये चीज़ें थोड़ी सी क्रिटिकल है और तिवारी से मेरी बात हुई है और वो इस बारे में संजीदा हैं। तो मैंने उन्हें अपना रोड मैप और प्लान भी बताया था, तो वो कहते हैं जरूर कुलदीप जी इसमें हमने काम करना है, डंपिंग ग्राउंड को लेकर तो जरूर काम करना है। और चंडीगढ़ के कौन कौन से मुद्दे हैं और चंडीगढ़ के लोगों को फ्री बिजली और पानी कब मिलने जा रहा है? हालांकि चंडीगढ़ के लोग तो हमेशा वेट में रहते हैं कि कब अनाउंसमेंट होगी, पर लगातार कहीं ना कहीं रेट में जो है बढ़ोतरी होती जा रही है, इजाफा होता जा रहा है। कब तक चंडीगढ़ के लोगों को फ्री बिजली, पानी और फ्री पार्किंग मिलेगी? जी बिल्कुल जय जी, अगर आप चंडीगढ़ में पिछले 10 या 15 साल पिछले जाएं तो चंडीगढ़ में सर्वाइव करना बहुत ईजी था। बिजली रेट बहुत कम थे, पानी के रेट भी बहुत कम थे, और तो ये अगर पार्किंग की बात करूँ तो पार्किंग की तो कोई ऐसा समस्या थी ही नहीं। जो मेन जगह थी, जो पार्किंग स्टैंड थे, जैसे कि 17 लगा लीजिए या 34 का लगा लीजिए या पीजीआई लगा लीजिए, यहाँ तो थे स्टैंड। अदरवाइज पूरे चंडीगढ़ में पार्किंग फ्री थी पहले। लेकिन टैक्स पे टैक्स लगा के थोड़ा सा चंडीगढ़ इतना महंगा कर दिया गया, पिछले 8-10 सालों में वहाँ सर्वाइव करना बहुत औखा हो चुका है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं बिजली और पानी हम फ्री देना चाहते हैं, हमने एजेंडा पास किया
गवर्नर साहब ने मंच से खड़ा होकर मुझे मना कर दिया गया, जबकि वो बात मुझे अकेले में भी आके बोल सकते थे भी मेयर साहब, महापौर जी, अगर आप ये करना चाहते हैं, किस तरह से आप करना चाहते हैं, क्या आपके पास रोड प्लान है, क्या ऐसे आपके पास कोई ब्लूप्रिंट है, तो मैं उन्हें बताता। लेकिन मंच से खड़ा होकर उन्होंने साफ मना कर दिया। और अभी जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट ख़त्म हुआ तो उन्होंने साफ तरीके से उसे आधिकारिक तौर पे ख़त्म कर दिया, भी हम फ्री पानी नहीं दे सकते। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, अगर जनप्रतिनिधियों को ऐसे ही काम करने से रोका जा रहा है और आधिकारिक रूप से मतलब आपने ही सारा काम करना है, तो फिर ये जो कारपोरेशन के इलेक्शन होते हैं इसे बंद कर देना चाहिए। चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन किस टाइम फ़ायदे में होती थी, अपनी एफडी भी होती थी, जी बिल्कुल। और अब टैक्स पे टैक्स भी बढ़ाए गए, महंगाई भी बढ़ाई गई, और अब कॉरपोरेशन इतने कर्जे में क्यों है? बैकडोर एंट्रीज की बात होती है, पार्किंग स्कैम की बात होती है, आखिर ये सारी चीज़ें हो कैसे रही हैं? किसी की भर्ती होती है, ठेकेदारी प्रथा होती है, कह रहे कि ठेकेदार पहले पैसे लेता है जी, ये आखिर ये सारी चीज़ें हो कैसे रही हैं? बिल्कुल। मैं आपको साफ सीधे लफ्ज़ों में बताऊं तो पिछले 8 साल से सत्ता में हमारी बीजेपी सरकार थी। बैकडोर से एंट्री कराने वाले भी यही थे, सिस्टम भी इन्होंने चलाया हुआ था सारा। जो पार्किंग घोटाला हुआ वो भी इन्हीं का कोई नुमाइंदा था, क्योंकि उनकी जो मिसेज थी दिल्ली के अंदर एज अ पार्षद बीजेपी से थी। उन्होंने पार्किंग का ठेका लिया हुआ चंडीगढ़ के अंदर। उन्होंने अपनी जो डीडी दिया हुआ 4 करोड़ रुपए का, वो भी जाली दिया गया। और कारपोरेशन के अंदर आपने कहा एफडी की बात, अगर 2015 की बात करें, 2015 से पहले हमसी की करीबन 500 करोड़ की अपनी एफडी थी। 500 करोड़ की एफडी थी, प्रॉफिट में थी। अब इन्होंने खर्चे अननेसेसरी बढ़ा लिए जाए। इन्होंने मल्टीपर्पज़ पार्किंग बना दी जिसकी ज़रूरत नहीं थी, उसमें खर्चा लगा दिया, वो सारी पैसा वहाँ लगा दिया। कारपोरेशन ने बना के करप्शन का अड्डा बना दिया। अब लगा लीजिए, आपने बताया जैसे कि एमसी जो है कर्जे में है। हमने बजट मांगा मेरे समय में, अभी जो 24-25 का बजट मांगा गया, हमने मांगा हमारा जो खर्चा है करीबन 1260 करोड़ रुपए का, हमें वो इतना कम से कम दिया जाए। हमें दिया कितना गया? 560 करोड़। बाकी अपना रेवेन्यू जनरेट कीजिए। अब रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करें? सफाई कर्मचारी में कौन सी रेवेन्यू आएगा हमें, फायर में कौन सा रेवेन्यू आएगा, हॉर्टिकल्चर में कौन सा रेवेन्यू आएगा, या जो गली या सड़कें बनानी है उसमें कौन सा रेवेन्यू आएगा। मतलब खर्चे वाले डिपार्टमेंट सारे एमसी को दे दिए गए, और फ़ायदे वाले सारे जो हैं डिपार्टमेंट वो सारे एडमिन के पास है। उसके बाद भी हम चला रहे हैं। लेकिन जब मैं मेयर बना तो मुझे धीरे धीरे पता लगा कि खर्चे इन्होंने अपने आप ही बढ़ाए हुए हैं। अभी अगर मैं आपको बात करूं, अभी हम पूरी चंडीगढ़ की जनता जो है कहती जी हमें सुबह और शाम बेहतर तरीके से पानी मिल जाए, हमें नहीं चाहिए 24/7। लेकिन उसके लिए कर्जा लिया जा रहा है 24/7 के लिए। कितना कर्जा लिया जा रहा है, और कॉरपोरेशन के ऊपर अब कितना कर्जा है? अभी तक तो नहीं है, लेकिन अब जो कर्जा लिया जा रहा है वो 412 करोड़ का कर्जा लिया जा रहा है। और वो किससे वसूल होगा? जनता से। जब आप लोग सुबह और शाम सही ढंग से पानी दे दोगे, आपको 24/7 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो 412 करोड़ का कर्जा क्यों लिया जा रहा है? पहले आप अपनी एमसी का अपना तो कुछ रखें कि हम भी अपनी तरफ से कुछ पैसा लगा सकें। अब नॉर्मल जी जय जी, हम किसी घर में हम अपना लगा लीजिए हम अपना घर चलाना है। अब मुझे पता है कि मेरा 10,000 में घर चलना है, तो मैं 10,000 में ही घर चलाने की कोशिश करूंगा, ना कि ये सोचूंगा कि मैं अपनी ज़रूरतें इतनी बढ़ा लूँ जो अननेसेसरी, जो मुझे चाहिए नहीं। मान लीजिए मेरे घर में टीवी ऑलरेडी है तो मैं टीवी और भी लेके आ जाऊँ, जरूरत नहीं है। जब एक टीवी है ऑलरेडी, सब देख सकते हैं। अननेसेसरी कौन कौन सी चीज़ों पे खर्चा? अब मुझे तो 24/7 जो है ये अननेसेसरी है। 24/7 पानी किसने मांगा? क्यों 412 करोड़ का कर्जा लिया जा रहा है? उसका क्या ब्लूप्रिंट बनाया हुआ है? कुछ नहीं पता। तो आपने जांच कराई कि असल में 412 करोड़ का काम है कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल। मैं अपना जो चीफ इंजीनियर साहब है, मैंने उनसे कहा मुझे फाइल दिखाइए, मुझे इसमें दिखाइए कि आपने किस तरह से इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। एज अ मेयर मुझे जवाब देना पड़ता है।
तो उनकी मेरी शायद मंडे को मीटिंग होगी, उसमें मैं सारा उनका जो ब्लूप्रिंट उन्होंने तैयार किया उसमें सारा जांच करके फिर ही लगता है मैं कि 412 करोड़ का असल में प्रोजेक्ट है, अगर है मुझे भी तो सोच पे ये हैरानी है, जब हमें ज़रूरत ही नहीं है, चंडीगढ़ की जनता मांग ही नहीं रही, तो आप चंडीगढ़ की जनता के ऊपर अतिरिक्त बोझ डाल क्यों रहे हो? जब आपने कर्जा लेके कोई काम करना है तो काम वो कीजिए ना जो चाहिए चंडीगढ़ की जनता को। आप 19 करोड़ की सब्सिडी तो दे नहीं सकते, जो कि हमने फ्री पानी का लेके आए थे। कितने लोग थे वो, ये एमसी का जो वो थी स्टेटमेंट थी कि 19 करोड़ समथिंग हमें साल का लॉस होगा। हमारी तरफ से तो 50,000 लोग जो हैं 20,000 लीटर से पानी नीचे यूज़ करते हैं, और उनका करीबन एनुअल खर्चा जो है सिर्फ 5 करोड़ रुपए। अब 5 करोड़ हमारी तरफ से तो 5 करोड़ का खर्चा था, शायद लेकिन आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया भी था, बिल्कुल, आपने बनाया था। और उसमें अभी तक जो एमसी को लॉस हो रहा है वो 23 करोड़ रुपए का लॉस हो रहा है, जो मीटर खराब पड़े हैं वो तो अभी तक ठीक नहीं किए गए। अब जब मैंने उन्हें नोट जारी किया तब कुछ मीटर चेंज हुए हैं, अब उसमें मैंने थोड़ी सी वो भी की उन्हें, अफसरों को, कि भी आप जल्दी कीजिए, और कुछ लोग जो मिसयूज़ कर रहे हैं पानी उनके चालान भी कीजिए। वो चाहे फिर मेरी सिफारिश भी हो तो नहीं रुकना है, चाहे किसी की भी सिफारिश हो नहीं रुकना है, क्योंकि लोगों को पानी का महत्व पता होना चाहिए। पानी लिए हमारे लिए बहुत बहुमूल्य चीज़ है। तो इसमें अभी मैं जो बात की थी मैडम कमिश्नर से, मैडम कोई हमें बताइए ना कैसे है, कह ये 2019 का पास हुआ है, अब 2019 में किसका मेयर था ये आपको ही पता है, किन्होंने पास किया, क्यों पास किया, ये सब झोल है। 412 करोड़ रुपए ले रहे हो आप कर्जा, और उसके बाद 24/7 का आप प्रोजेक्ट लेके आ रहे हो। मांग कौन रहा है? कोई भी नहीं मांग रहा। कुछ संस्थाओं ने तो विरोध भी किया सुखना लेक पे जाकर, लेकिन नहीं, अपनी तानाशाही रवैये से इन्होंने कह रहे जी हम तो करेंगे। इसके बाद चंडीगढ़ का क्राइम रेट काफ़ी बढ़ा है जी, अगर 10-15 साल पहले की बात करते हैं, 20 साल पहले की, तो बच्चा घर से निकल भी जाता था 10-15 साल का तो कहते थे कि थोड़ी देर में आ जाएगा। अब आप बताएं कि आप 11-12 बजे एक जगह पे खड़े होना, आप सेफ फील करते हैं चंडीगढ़ में? नहीं बिल्कुल, आपने बहुत ही संजीदा है ये बात जो आपने पूछी है, कि जो हम अगर 10-15 साल पहले जाएं चंडीगढ़ में, बहुत शांति प्रिय शहर था। कोई लड़ाई नहीं, इतनी कोई झगड़ा नहीं, कोई छूट-फूट हो भी गई अलग बात थी। पुलिस का अपना एक रौब था कि एक पुलिस वाला आ गया तो पूरी हमने कॉलोनी खाली होती देखी, पूरे गांव खाली होते देखे। लेकिन आज वो है ही नहीं बिल्कुल। वो डर खौफ कहाँ चला गया? लोगों ने आजकल कल्चर अपना लिया गैंगस्टर का। कुछ ऐसे से गाने निकाल दिए, वीडियोग्राफी करते हैं कुछ लोग, एक दूसरे को मार के फिर वो अपनी वीडियो ऐसे रील ऐसे जाहिर करते हैं जैसे बहुत बड़ा काम कर दिया। तो आज के समय में पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए तो थोड़ा सा मुझे भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि मुझे एक मीटिंग करके इसमें जो एसएचओ, जो ऑफिसर जो इन्हें काबू कर सकते हैं उन्हें थानों में लगाना चाहिए, पुलिस स्टेशनों में लगाना चाहिए, और जो लोग हमारे शरीफ, जो मैं कहूँगा ईमानदार हैं और बढ़िया हैं, और मतलब पोलाइटली थोड़ा सा मतलब वो नहीं करते, इतना स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेते, तो उन्हें थोड़ा सा सिक्योरिटी में या ट्रैफिक में लगाया जाए। लेकिन कुछ एसएचओ तो ऐसे होने चाहिए जो थोड़ा सा इन पर लगाम लगा सकें, जो गैंगस्टर आजकल नवे नवे पनप रहे हैं। आपकी पार्टी के काउंसलर हैं, उनकी मैंने इंटरव्यू करी थी बीते दिनों में। उन्होंने बोला कि जैसे दुकानों पे टॉफ़ी मिलती है वैसे नशा बिक रहा है चंडीगढ़ में। जी बिल्कुल, मैं इसमें कोई गुरेज नहीं करूँगा कि नशे का तो आज के टाइम में बहुत बुरा आलम हो रखा है। और आज पुरानी एक बात कहावत याद आ रही है, अगर पुलिस चाहे तो मंदिर के बाहर से चप्पल चोरी नहीं हो सकती। चिट्टा या नशे की गोलियां बेचना तो बहुत बड़ी बात है। पुलिस अगर अपनी आई पे आए तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं वही कहना चाह रहा हूँ ना, कुछ ऑफिसर तो हमें ऐसे लगाने पड़ेंगे जो इस पर लगाम लगा सकें। चंडीगढ़ में शरेआम नशा बिक रहा है, दुकानों पे नशा बिक रहा है, पर्टिकुलर कॉलोनीज में नशा बिक रहा है। आम लोगों को पता है। क्या लगता है कि आपको उस एरिया के पुलिस वालों को नहीं पता होगा कि वहाँ नशा बिक रहा है? अगर पता है तो नशा बंद क्यों नहीं हो रहा?
जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से तो पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो इस वीडियो के माध्यम से पता होना चाहिए। और आपने बताया साथी काउंसलर ने, जिसने भी हमारे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी होगी, उनसे मुलाकात की होगी, तो उनसे बात की करनी चाहिए थी अगर ऐसा हो रहा है, और उस पर स्ट्रिक्टली एक्शन होना चाहिए। और अभी तक अगर एक्शन नहीं हुआ है तो मैं ज़रूर एक बार डीजीपी साहब से बात करूँगा, मिल के बैठ के, इस जो है, क्योंकि ये समस्या बहुत बड़ी है। ये जो नशे की आपने बात की है, इसमें पूरा का पूरा परिवार ख़त्म हो जाता है, और बहुत सीरियस मैटर है कि इसमें हमें बिल्कुल भी गुरेज नहीं करना चाहिए, और ना ही किसी की सिफारिश माननी चाहिए कि हमें इन लोगों को पकड़कर सलाखों के पीछे भेजना पड़ेगा, तब जाके थोड़ा चंडीगढ़ शहर साफ हो पाएगा। ट्राई सिटी में बताया जाता है और देखा जाता है कि नशे की होम डिलीवरियाँ तक हो रही हैं। जो बच्चे, जो नौजवान अपने घरों से निकले थे कि हम चंडीगढ़ जाके कोई ना कोई काम करेंगे, रैपिडो चला लेंगे, आज वो रैपिडो चला के कहीं ना कहीं ट्राई सिटी में नशे की होम डिलीवरी कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मैं ज़रूर डीजीपी साहब से बात करूंगा, और इसमें बैठ के संजीदा से जो फैसला लिया जाएगा, मैं उनसे चंडीगढ़ के, क्योंकि हमारे डीजीपी साहब नवे आए हैं, उन्हें चंडीगढ़ के बारे में अवगत कराया जाएगा कि कुछ जो स्थितियां हैं, ये ज़्यादातर तो देखा जाएगा तो आप आउटर एरिया में ज़्यादा नशे का थोड़ा सा प्रकोप ज़्यादा है, शहर के अंदर थोड़ा कम है। लेकिन जो आउटर एरिया में भी हो रहा है तो यहाँ पर भी सख्ताई बरतने की जरूरत है, और ये बात करके इसका जल्दी से मैं आपको कोई जवाब दे चंडीगढ़ में पाऊंगा। इलीगल पीजीज का काफ़ी रोल है, और इलीगल पीजीज जो चंडीगढ़ में है उसमें अगर बॉयज़ पीजीज की बात कर लें तो बॉयज़ पीजीज में नशा बहुत है, और दूसरी गर्ल्स पीजीज की बात कर ले तो मैं कहने में गुरेज नहीं करूँगा, कुछ पीजीज ऐसे भी हैं जो लड़कियों को गलत राह पे चलाते हैं, प्रोस्टिट्यूशन की तरफ लेके जाने में इंस्पायर करते हैं, या फिर ऐसा लाइफस्टाइल दिखाते हैं, ऐसा नशा लगा देते हैं कि लड़कियां गलत काम करने के लिए तैयार हो जाती हैं जब उनको नशा नहीं मिलता तो। बिल्कुल, अगर ऐसा हो रहा तो बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, और इसमें भी संजीदगी से हम फैसला लेंगे और बात करेंगे इसमें ज़रूर। जो आपने 3-4 मुझे मुद्दे बताए हैं, ये बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, और इस पे ज़रूर बात की जाएगी, और इस पे बहुत जल्द ही हम कंट्रोल कर लेंगे। अगर कुछ इसमें हमारे पीजी के जो मालिक हैं इन्वॉल्व पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। चंडीगढ़ को सिटी ब्यूटीफुल तो कहा जाता है, उसके साथ साथ एक प्लान्ड सिटी कहा जाता है चंडीगढ़ को। चंडीगढ़ को काफ़ी प्लान्ड किया गया, ग्रीनरी और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को फ्लैट्स की बात है, रेजिडेंशियल एरिया बनाया गया। पर लगातार जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ रही है और स्टेट से लोग आकर यहाँ पर रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं मैसअप होती दिखाई दे रही हैं, बिगड़ती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ड्यू टू पॉपुलेशन कोई ऐसा प्लान नहीं है कि चंडीगढ़ में जो बाहर से लोग आ रहे हैं इतनी मतलब कि प्रॉपर्टी परचेज भी ना कर पाएँ, और इस करके क्राइम रेट भी काफ़ी बढ़ रहा है। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि चंडीगढ़ हमारा करीबन 12 से 15 किलोमीटर के बीच में ही सीमित है। ना तो ये बढ़ाया जा सकता, ना घटाया जा सकता, बस अपनी सीमित में है। प्रॉपर्टी ज़मीन कोई है नहीं, चंडीगढ़ में कोई ज़्यादा ज़मीन नहीं रही। ज़्यादा होता ही है जो मकान बने हुए हैं, अगर उन्हें कोई रीसेल करके दोबारा खरीद लेता है तो उसे हम कह नहीं सकते कि उसे ना लिया जाए। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बाहर के लोग यहाँ आके ज़्यादा रहने लगे हैं, क्योंकि यहाँ का लाइफस्टाइल देख के हर चीज़ का सुविधा मिल जाती है ना। हॉस्पिटल पास हैं, सड़कें अच्छी हैं, पार्क हैं हमारे पास, और अच्छा एनवायरनमेंट है। अगर सिर्फ एक डड्डू मारे का डंपिंग ग्राउंड को निकाल दें, वो जो नासूर है, अदरवाइज तो पूरा चंडीगढ़ शहर बहुत सुंदर है। पर लगता नहीं कि कुछ ना कुछ प्लानिंग होनी चाहिए, और ट्रैफिक लगातार बढ़ रहा है, क्राइम लगातार बढ़ रहा है, और आजकल तो जो घर हैं वो भी फ्लोर वाइज बिकने शुरू हो चुके हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब फ्लोर वाइज वो पहले भी थे, परंतु ये था कि वो सेक्टर लेवल में थे। सेक्टर में जो बनाए गए थे वो फ्लैट टाइप ही बनाए गए थे, फ्लैट रूम टाइप में, तो वो वहाँ पर थे। और अब तो खैर कॉलोनी भी हो गया है, पिंडों में भी ऐसे चल पड़ा है, फ्लोर वाइज 4 भाइयों के आपस में नहीं बनते तो अपने फ्लोर बेच कर चल जाता है, तो वो अलग मैटर है। लेकिन जैसा कि आपने बताया मुझे, इस पे कहीं ना कहीं ट्रैफिक को लेके, जनसंख्या को लेके, इस पे कहीं ना कहीं सोचने लायक विचार है, क्योंकि जो चंडीगढ़ बसाया गया था करीबन 4 से 5 लोगों के लिए बसाया गया था। 5 लाख लोग।
इससे ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, लेकिन अभी जो पॉपुलेशन बताई जाती है करीबन 12 लाख की पॉपुलेशन बताई जा रही है, ज़्यादा। तो उसकी ज़्यादा है, तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि भीड़ ज़्यादा हो जाएगी तो बंदा घुटन महसूस करता है, और इसमें हमें संजीदा से सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। चंडीगढ़ में अब मोनो रेल आएगी या फिर मेट्रो आएगी, कब तक? ये प्रोजेक्ट के बारे में भी कुछ ना कुछ डिस्कस हो रहा है? नहीं, अभी तक तो मेरे इस बारे में कोई डिस्कस हुआ नहीं, क्योंकि तिवारी जी दिल्ली गए हुए हैं, और जो मेरी उनसे बात हुई तो वो कहते हैं जी शपथ ग्रहण करने के बाद ही हम कोई ब्लूप्रिंट बनाएंगे कि हमने चंडीगढ़ में क्या क्या काम प्योरिटी पे करने हैं। आपके भी कोई ड्रीम प्रोजेक्ट थे? हालांकि सियासत में काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं और आपको भी करनी पड़ी होंगी। कहा जाता है कि सियासत में जो आप करना चाहो, कभी कभार सियासत वो भी नहीं करने देती आपको। कोई 2-3 ड्रीम प्रोजेक्ट जब आप मेयर बने होंगे तो आपने सोचा होगा कि 2-3 ये काम कराने हैं, पर ये काम हो नहीं रहे किसी न किसी अड़ंगे को लेकर। जी बिल्कुल। मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट, जब मैं एमसी में चुन के आया तो हमारी रैंकिंग आई 66, जबकि चंडीगढ़ प्लान सिटी थी, सिटी ब्यूटीफुल का दर्जा था, और इसके जैसा शहर मैंने आज तक अपनी लाइफ में देखा भी उस नहीं। टाइम डस्टबिन तक बांटे गए और डस्टबिन में भी स्कैम हुआ। जी। तो जब 66वें नंबर पे आया तो बड़ा दुख हुआ। तो मेरी दिली इच्छा ये थी कि अगर मुझे परमात्मा एक बार मौका दे तो मैं अपने चंडीगढ़ को दोबारा से नंबर 1 लेके आ सकूँ। तो उसके लिए मैं वर्क भी कर रहा हूँ, और अपने ऑफिसर से मेरी चल रहा है कि मुझे, जैसे बरसात स्टार्ट होने वाली है, मैंने अपने ऑफिसर से मीटिंग करके पहली हिदायत दे दी है कि मुझे कहीं पर भी फ्लड या पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। आप रोड गलियाँ प्रॉपरली साफ कराएं। आपको स्टाफ चाहिए, स्टाफ लीजिए, आपको मशीनरी चाहिए, मशीनरी लीजिए, लेकिन कहीं पर भी रोड गली जाम ना हो। क्योंकि जब रोड गली जाम हो जाता है कि निकलने के लिए अगर पानी को रास्ता नहीं मिलता है, फिर वो फ्लड टाइप ही बन जाता है। तो वो मेरी मीटिंगें चल रही हैं। तो मैं इस देखा, जो हमारे ऑफिसर बहुत संजीदा होकर इसमें काम भी कर रहे हैं, और आने वाले समय में मैं चंडीगढ़ को अपना एक सिटी फुल ब्यूटीफुल का दर्जा जो है दोबारा दिलाना चाहता हूँ। मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट यही है। और डंपिंग ग्राउंड, जो कि मेरे सपनों से भी परे है, कि इसे यहाँ से शिफ्ट होना चाहिए। हमारे डड्डूमारा वासियों को वहाँ का साफ वातावरण, साफ पानी और साफ जीने का अधिकार उनको भी है। तो मेरा बस यही दो हैं कि एक चंडीगढ़ नंबर 1 आए, और दूसरा डड्डूमारा से छोड़िए, शहर की आबादी से दूर कहीं ये डंपिंग ग्राउंड ना हो के प्लांट जो हम अब लगाने जा रहे हैं, प्लांट हो जिससे किसी को दिक्कत ना हो। आखिरी सवाल है मेरा, कुछ चंडीगढ़ के लोगों को कोई मैसेज देना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा अपने चंडीगढ़ के सभी नगर निवासियों को कि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि चंडीगढ़ को दोबारा से नंबर 1 लेके आना है। तो आप लोग सभी नगर निगम का साथ दें, और घर घर से जो कूड़ा निकलता है, कम से कम हमें गिल्ला और सूखा कूड़ा तो अलग अलग दें, और अपने आसपास सफाई रखें, और स्वस्थ रहें और ध्यान रखें। और जो भी इलीगल एक्टिविटी आपको लगती है, अगर आपको लगता है कि कोई पुलिस वाला भी आपकी नहीं सुन रहा है, तो एक बार ज़रूर मुझसे संपर्क करें। और कोई भी आपको कोई दिक्कत या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है चंडीगढ़ में, तो ज़रूर एक बार मुझसे संपर्क जरूर करना। धन्यवाद। बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ। धन्यवाद। ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, तमाम ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ।